हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंपल्सरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इसका फर्स्ट चैप्टर संस्थागत नियोजन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व इत्यादि है। आपने पहले इसके फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने संस्थागत नियोजन का अर्थ और परिभाषा के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता मतलब कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि संस्थागत नियोजन को हमें लाना पड़ा। तो अगर हम आवश्यकता की बात करें तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें उस चीज की आवश्यकता होती है। अगर हम संस्थागत नियोजन की बात करें तो संस्था प्लस गत प्लस नियोजन। संस्था मतलब किसी भी समूह, चाहे वो कोई शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे फैक्ट्री हो, फर्म हो इत्यादि। गत मतलब उसमें निहित। नियोजन मतलब प्लानिंग, मतलब जब हम किसी कार्य को उस प्लानिंग के अनुसार करते हैं, नियोजन के अनुसार करते हैं तो वो सही दिशा की ओर जाता है। संस्थागत नियोजन बेटा अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है बेटा, क्योंकि ये थोड़े समय में भी हो सकता है और ज्यादा समय में भी संपन्न हो सकता है। संस्थागत नियोजन को बेटा मील का पत्थर कहा गया है, ऐसा कि बेटा एस.के. दुबे जी ने कहा था। बेटा संस्थागत नियोजन जो होता है किसी भी समूह और संस्था के कार्यों को सही दिशा अर्थात उसके सम्यक विकास के लिए अर्थात उसके संपूर्ण विकास के लिए कहा गया है। अब हम बात करते हैं संस्थागत नियोजन की आवश्यकता की। तो इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों। फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए। जब हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं, तभी वो कार्य सही ढंग से संपन्न होता है। तो संस्थागत नियोजन की आवश्यकता बेटा हमें प्रतीत हुई विद्यालय के जो भी उद्देश्य है उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसी योजना में कितना मतलब किसी योजना में लगने वाला कुल व्यय। सेकंड पॉइंट है किसी योजना में लगने वाला कुल व्यय। बेटा जब किसी योजना का हम प्रारंभ करते हैं तो बेटा हम अगर सही ढंग से अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि उसमें जो भी हमने प्लानिंग की है उसमें कितना व्यय मतलब कितना खर्चा हुआ। तो ये सारी चीजें सही ढंग से प्लानिंग से ही सही हमें प्राप्त जानकारी हो पाएगी। नेक्स्ट नंबर में आता है आत्म उपलब्धि। थर्ड नंबर में आत्म उपलब्धि। आत्म उपलब्धि बेटा जब हम किसी चीज का अचीवमेंट करते हैं उसमें उपलब्धि को प्राप्त करते हैं तो जब तक हम अपने सेल्फ से हम आत्मा से संतुष्ट नहीं होते हैं कि ये जो कार्य किया है सही ढंग से हुआ है कि नहीं, तब तक हमें उस अचीवमेंट की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अगले नंबर में आता है राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय राज्य। फोर्थ नंबर में राज्य
एवं राष्ट्र राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय उद्देश्यों के समन्वय। बेटा चाहे वो राज्य हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे जिला से संबंधित है, इन उद्देश्यों को अगर एक साथ संगठित करके आगे किसी संस्था में संपादित किया जाता है तो उस देश का विकास निश्चित होता है। तो इन्हीं सब के समन्वय के लिए भी हमें संस्थागत नियोजन की, अगर हम सही से बेटा प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि ये योजना सही से फलीभूत हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर में आता है विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक तत्वों। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक तत्वों के उपयोग। बेटा चाहे मानव निर्मित हो या भौतिक हो, ठीक है बेटा, अगर उनके उपयोग की हमें सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है तो बेटा ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी? जब हम प्लानिंग करेंगे, सही ढंग से कार्य करेंगे, उसका सही ढंग से विकास होगा, तभी उस प्लानिंग के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अगले नंबर में आता है कि विद्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं, अर्थात विद्यालय के किन कार्यों को प्रमुखता देनी है। नेक्स्ट नंबर में आता है विद्यालय के किन कार्यों को प्रमुखता देनी है। ये नियोजन के माध्यम से पता चलता है। बेटा विद्यालय में कौन कौन सी योजनाएं, सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो और इनको पता करने के लिए हमें संस्थागत नियोजन की जानकारी लेनी होगी। और इसके माध्यम से बेटा कि ये किससे पता चलेगा? ये हमें अगर सही ढंग से प्लानिंग हुई है, ये नियोजन के माध्यम से ही हमें पता चलेगा। अगले नंबर में आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 7 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो 1986 में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, फिर 90 में जनार्दन रेड्डी कमेटी आई थी बेटा, और 92 में आई थी आचार्य राममूर्ति कमेटी, और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बेटा। तो भाई नाम बदलते गए लेकिन सभी के उद्देश्य वही थे कि 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। बेटा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सही ढंग से क्रियान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी उद्देश्य, कार्य, महत्व, आवश्यकता इत्यादि निर्धारित किए गए हैं, वो उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जब हम सही ढंग से प्लानिंग करेंगे तभी उसका सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगी। अगले नंबर में आता है संस्था के बहुमुखी विकास। संस्था के बहुमुखी मतलब कि बहुमुखी विकास के लिए, संस्था के
बहुमुखी विकास एवं उन्नति। बेटा सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि अगर शिक्षा से संबंधित अगर हम ले तो अनुच्छेद 45 फिर उसको 21 काम में कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया। फिर इसके बाद बेटा बैंकॉक में थाईलैंड में एक बैठक हुई थी जिसमें भी एजुकेशन फॉर ऑल ये कहा गया सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर 1994 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, वो भी बच्चों के लिए ही की गई कि उनको सही ढंग से शिक्षा प्राप्त हो सके। बेटा इसके बाद 95 में 15 अगस्त 1995 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के माध्यम से ये कहा गया कि मिड डे मील की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की नामांकन संख्या को बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद बहुत सी योजना आई। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में उसको आगे बढ़ाया गया। इसके बाद बेटा 2009 में राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम वो भी बच्चों के ही हित के लिए किया गया। मतलब ये सारी चीजें संस्था के बहुमुखी विकास और उन्नति के लिए की गई। बेटा ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़ सकती है जब तक सही ढंग से हम प्लानिंग नहीं करते हैं। अगले नंबर में आता है उपलब्ध हो सकने वाले संसाधनों की विस्तृत जानकारी। उपलब्ध हो सकने वाले संसाधनों की विस्तृत जानकारी। बेटा जो भी सरकार ने हमें मुहैया कराए साधन, जो भी रिसोर्सेज हमें दिए हैं, उसकी अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हमारा विकास कैसे हो सकेगा। तो ये सारी चीज भी हमें प्लानिंग के तहत ही प्राप्त होती है। अगले नंबर में आता है मानवीय तत्वों की सृजनशीलता। बेटा मैं इधर लिख रही हूं नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय तत्वों की सृजनशीलता हेतु। मानवीय तत्वों की सृजनशीलता मतलब कि मानवीय तत्वों की सृजनशीलता में जब हम किसी चीज का बेटा नव निर्माण नहीं करेंगे, अगर हम वही चीज को बार बार दोहराते रहेंगे, क्योंकि बेटा अगर देखा जाए तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, शाश्वत है। बिना परिवर्तन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब तक हम किसी चीज का नव निर्माण नहीं करेंगे, हम नवाचार के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम सृजनशीलता की बात करें तो टॉरेंस महोदय ने सबसे पहले सृजनशीलता शब्द को आगे बढ़ाया था। तो बेटा मानवीय तत्वों की सृजनशीलता के लिए, तो बेटा ये थे कुछ मुख्य संस्थागत नियोजन की आवश्यकता, जिसमें पहला था विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए। सेकंड नंबर में किसी योजना में लगने वाला कुल समय। थर्ड था आत्म उपलब्धि। फोर्थ नंबर में राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय उद्देश्यों के समन्वय। फिफ्थ नंबर में विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक तत्वों के उपयोग के लिए। नेक्स्ट नंबर में विद्यालय के किन कार्यों को प्रमुखता देनी है, ये नियोजन के माध्यम से ही पता चलता है। नेक्स्ट नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए। अगले नंबर में संस्था के बहुमुखी विकास एवं उन्नति के लिए। नेक्स्ट नंबर में उपलब्ध हो सकने वाले साधनों
संसाधनों की विस्तृत जानकारी। लास्ट नंबर में मानवीय तत्वों की सृजनशीलता के लिए। तो बेटा ये है कुछ मुख्य संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। तो बेटा आपने संस्थागत नियोजन की आवश्यकताओं के विषय में पढ़ा। जब तक हम किसी भी संस्था समूह का सही ढंग से नियोजन नहीं करते हैं तब तक हमारा कार्य सही ढंग से संपन्न नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य के लिए प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम पहलू है। बेटा अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।